स्वागत है। आज हम निबंध लेखन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास डिजी रीच लर्निंग का एक काफ़ी अच्छा स्रोत है और हम इसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाएंगे। देखिए, अकादमिक दुनिया हो या फिर प्रोफेशनल, अपने विचारों को साफ साफ लिखना, ये तो एक बहुत ज़रूरी हुनर है। तो आज हम करने क्या वाले हैं, मतलब इस स्रोत के जरिए अलग अलग तरह के निबंधों को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो असल में काम कैसे करते हैं, उनका मकसद क्या है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं निबंध बस एक ही तरह का होता है। लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि हर निबंध का, आप कह सकती हैं, अपना एक अलग मकसद होता है। कोई शायद कहानी सुना रहा हो, कोई सिर्फ जानकारी दे रहा हो, कोई आपको किसी बात के लिए मनाना चाह रहा हो। तो इन प्रकारों को समझना जरूरी है ताकि हम ज्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वास से लिख सकें, चाहे कॉलेज असाइनमेंट हो या ऑफिस की कोई रिपोर्ट। वर्णनात्मक निबंधों की बात करें, स्रोत कहता है, एक तरह से एक कहानी कहता है और दूसरा शब्दों से तस्वीर बनाता है ना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कथात्मक निबंध ज्यादातर व्यक्तिगत अनुभवों पर होते हैं, एक कहानी की तरह चलते हैं। शुरुआत, फिर बीच का हिस्सा, फिर अंत। पात्र होते हैं, एक प्लॉट होता है। जैसे मान लीजिए किसी ऐसी यात्रा का वर्णन जो यादगार रही हो। स्रोत ये कहता है कि सिर्फ घटना बताना ही काफी नहीं है, उसका भावनात्मक असर दिखाना भी जरूरी है। अच्छा। और वर्णनात्मक में यहाँ चुनौती विवरण देने की है, लेकिन सिर्फ विवरण नहीं, बल्कि सही संवेदी विवरण, मतलब आंख, कान, नाक वाले अनुभव, जिससे पढ़ने वाले के मन में एक जीती जागती तस्वीर बन जाए, जैसे किसी पुरानी हलचल भरी गली का अनुभव कराना। भाषा सजीव होनी चाहिए, पर स्रोत ये भी चेताता है कि बहुत ज्यादा विवरण ना हो कि पढ़ने वाला ऊब जाए या कहानी धीमी पड़ जाए। दिलचस्प। तो ये सिर्फ लिखने के तरीके नहीं बल्कि अनुभव बांटने के तरीके हैं। अच्छा, फिर आते हैं व्याख्यात्मक और प्रेरक या तर्कपूर्ण निबंधों पर। ये थोड़े ज्यादा, क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ या औपचारिक लगते हैं। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये थोड़े विश्लेषणात्मक ज्यादा होते हैं। व्याख्यात्मक निबंध का सीधा सा मकसद है किसी विषय को साफ और निष्पक्ष तरीके से समझाना। जैसे ये बताना कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। यहाँ जरूरी है कि तथ्य सही हों, भरोसेमंद स्रोत हों और जानकारी एक तार्किक क्रम में हो। स्रोत के मुताबिक यहाँ लेखक की अपनी राय या भावनाएं वो पीछे रहती है। और प्रेरक? हाँ, प्रेरक निबंध में कोशिश होती है पाठक को किसी खास नजरिए या काम के लिए मनाने की। इसमें तर्क तो होता ही है, पर साथ में थोड़ी भावनात्मक अपील भी हो सकती है। मतलब क्रेडिबिलिटी, इमोशन, लॉजिक, तीनों का इस्तेमाल। जैसे रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है, इस पर जोर देना। और फिर तर्कपूर्ण निबंध, वो इससे कैसे अलग हुआ? ये तो और भी सख्त लगता है सुनने में। हाँ, तर्कपूर्ण निबंध प्रेरक जैसा ही है, लेकिन ये पूरी तरह से तर्क और ठोस सबूतों पर टिका होता है। यहाँ भावनात्मक अपील की गुंजाइश बहुत कम है या होती ही नहीं। मकसद होता है किसी विवाद वाले मुद्दे पर एक मजबूत पक्ष रखना। जैसे मान लीजिए मुद्दा है, क्या सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब यहाँ स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ अपने पक्ष में सबूत देना काफी नहीं है। एक अच्छे तर्कपूर्ण निबंध में आप विरोधी विचारों यानी प्रतिवादों को भी सामने रखते हैं, ईमानदारी से, और फिर सबूतों से उनका खंडन करते हैं। इससे पता चलता है कि लेखक ने विषय को कितनी गहराई से समझा है। समझ गया। तो निबंध कहानी कह सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, समझा सकते हैं और मना भी सकते हैं। अब उन निबंधों के बारे में क्या जो विश्लेषण पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे तुलना और इसके विपरीत वाले, या फिर कारण और प्रभाव वाले? स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? कि सिर्फ लिस्ट बना देना काफी नहीं है। विश्लेषण से कोई गहरा मतलब या निष्कर्ष निकलना चाहिए। लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो पहले एक विषय पूरा बता दें, फिर दूसरा, या फिर एक एक बिंदु लेकर दोनों की साथ साथ तुलना करें। अच्छा, बिंदु दर बिंदु। हाँ, और कारण और प्रभाव निबंध ये देखते हैं कि कोई चीज क्यों हुई, कारण, और उसके नतीजे क्या हुए, प्रभाव। जैसे जंगलों की कटाई के कारण और उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव। यहाँ स्रोत कहता है कि कारण और प्रभाव के बीच एक सीधा तार्किक संबंध दिखाना बहुत जरूरी है, और जटिल मुद्दों को बहुत ज्यादा सरल बनाने से बचना चाहिए। सबूतों का इस्तेमाल सावधानी से करना होता है। ये सभी प्रकार अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। तो इस स्रोत के आधार पर अगर हम निचोड़ निकालें, तो कुछ ऐसे बुनियादी नियम या उसूल हैं जो हर तरह के निबंध पर लागू होते हैं। बिल्कुल। स्रोत कुछ ऐसी बातों पर जोर देता है जो हमेशा काम आती हैं। पहला, योजना बनाना।
मतलब लिखने से पहले एक खाका, एक आउटलाइन जरूर बना लें। इससे विचार व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा, स्पष्टता। सीधी सटीक भाषा का इस्तेमाल करें। बहुत घुमावदार या लंबे वाक्य न लिखें। तीसरा, संशोधन और प्रूफ रीडिंग। लिखने के बाद उसे दोबारा पढ़ना, गलतियां ठीक करना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो अक्सर रह जाता है। जी। चौथा, और ये अकादमिक लेखन के लिए खास तौर पर जरूरी है, स्रोतों को सही ढंग से हवाला देना, साइटेशन करना। इससे साहित्यिक चोरी से बचाव होता है और आपके काम की विश्वसनीयता बढ़ती है। और आखिर में अपने पाठक वर्ग को समझना। आप लिख किसके लिए रहे हैं, ये आपकी भाषा, शैली और गहराई तय करेगा। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये निबंध लिखना सिर्फ स्कूल कॉलेज का काम नहीं है। ये हुनर तो जिंदगी भर काम आने वाले हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ अकेडमिक अभ्यास नहीं है। देखिए, कहानी कहने की कला से रचनात्मकता बढ़ती है। चीजों का विश्लेषण करने से, जैसे तुलना या कारण प्रभाव देखने से, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने से क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। ये सारे कौशल प्रोफेशनल जिंदगी में हर जगह काम आते हैं। रिपोर्ट लिखते समय, प्रेजेंटेशन देते समय, यहाँ तक कि ईमेल लिखते समय भी। तो इस स्रोत से मिली जानकारी का सार यही निकलता है कि इन अलग अलग निबंध प्रकारों को समझना हमें अपने विचारों को सही ढंग से पेश करने के लिए सही औजार देता है। मतलब किस स्थिति में कौन सा तरीका अपनाना है, ये पता चल जाता है। बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी काम के लिए सही टूल चुनना। और यहाँ एक सोचने वाली बात है, जो स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर इशारा जरूर करता है। क्या हम इन तयशुदा प्रकारों के तत्वों को आपस में मिलाकर और भी ज्यादा असरदार और बारीक संवाद नहीं बना सकते? मतलब रोजमर्रा की बातचीत हो या कोई जटिल रिपोर्ट, इन अलग अलग शैलियों का मिश्रण हमारे संवाद को कैसे और बेहतर बना सकता है? ये सोचने वाली बात है।